हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का जी को इसमें। तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए जो आप सभी के लिए न्यू सेशन शुरू किया गया था, जिसमें आप सभी को बीबीआई क्वेश्चन का प्रैक्टिस शीट दिया जा रहा था। सेट नंबर 8 कंप्लीट कर चुके थे, आज जो है कि सेट नंबर 9 कंप्लीट करने वाले हैं, जो अब बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर दिया जा रहा है। देखिए इस सेट में आपको हम हिंदी का प्रश्न, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का, यानी कहे तो सोशल साइंस और साइंस का, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का मिक्स प्रश्न कंप्लीट करवा रहे थे। और डेली आपको 65 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया जा रहा है। देखिए आपके पेपर में बहुत ही कम समय बचा हुआ है, 8 जून से पेपर है, 22 जून तक पेपर चलने वाला है। और इसी कम समय को देखते हुए ये सेट शुरू किए हुए थे, और इस सेट के माध्यम से हर चीज हम आपको तैयारी करवा रहे हैं, और एग्जाम होते होते तैयारी करवा देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हर चीज का रिकॉल हम करवा देंगे। इससे पहले जो 8 सेट हुआ है ना, उसे कंप्लीट कर लीजिएगा, आपसे चैनल पे अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, आपसे भी सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। देखिए ऐसा प्रश्न आपके पेपर में कई बार पूछा गया है, और अभी जो 26 में एग्जाम होगा, निश्चित है कि पेपर में आ जाएगा किसी ना किसी शिफ्ट में। ठीक है, तो अगर आपका एग्जाम होने वाला है तो ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.4%। याद रखिएगा आप सभी। देखिए भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा आप सभी। देखिए अगर भारत की बात किया जाए तो ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। पहला देश कौन सा है, तो रूस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, रूस सबसे बड़ा देश है। देखिए अगर भारत की बात किया जाए तो आप सबको बताइए कि भारत में जनसंख्या पूरे विश्व का कितना प्रतिशत निवास करती है, 17.5% निवास करती है। ये भी फैक्ट को याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर का आंसर कीजिएगा आप सभी तुम, और हमें उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। कई बार बताएं आप सभी को। भारत का अंतिम वायसराय की यहां पर बात किया गया है। देखिए पहला वायसराय आपका कौन था, कैनिंग था। ध्यान रखिएगा आप सभी। लॉर्ड कैनिंग की अगर बात किया जाए तो ये आपका पहला वायसराय था, जो 1858 में बनता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, कब, 1858 में। तो यहाँ पर अंतिम पूछा गया है, तो ये आपका लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। और यही फिर आपका स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है। कौन, लॉर्ड माउंटबेटन। जबकि सी राजगोपालाचारी की बात किया जाए तो ये स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल बनता है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो वो आपका क्लाइव था, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव। ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद अगर बात किया जाए कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था, रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर था। जबकि गवर्नर जनरल आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया जाता है, जो वॉरेन हेस्टिंग्स बनता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। कौन बनता है, वॉरेन हेस्टिंग्स बनता है। ये चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक एक्ट आता है 1833 का चार्टर एक्ट। ध्यान रखिएगा आप सभी। इसके तहत जो बंगाल में गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसे भारत का गवर्नर जनरल बना देता है। और पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन बनता है, तो याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग बनता है। कौन बनता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग बनता है। और उसके बाद फिर 1858 के बाद वायसराय का पद चालू हो जाता है। तो अंतिम गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड कैनिंग था, और पहला वायसराय था ये। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो देखिए आपसे जितने मेरे साथ में है सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर कर लीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। और देखिए आपको बताना चाहते हैं, एग्जाम से 2 दिन पहले 2 आपको फुल लेंथ का प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जो पूरा 120 क्वेश्चन का रहेगा। देखिए डीएलएड में जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, सेम टू सेम उसी पैटर्न पे आपको प्रश्न मिलेगा। ठीक है, तो एग्जाम से पहले ये 2 प्रैक्टिस सेट जो हम आपको देने वाले हैं, रामबाण, ठीक है, इसको आप कवर करके जाइएगा। काफी आपको बेनिफिट करने वाला है पेपर में। ठीक है, तो जल्दी मिल जाएगा, समय आपको बता देंगे किस दिन आपको मिलने वाला है। 2 पेपर आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। हीमोफीलिया में क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा रक्त का थक्का नहीं बनता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, यानी कि ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। हीमोफीलिया जिस भी व्यक्ति को होगा उसका रक्त थक्का नहीं बनता है, रक्त बहते रहता है। ठीक है, यहाँ से आरबीसी के बारे में याद रखिएगा आप सभी। आरबीसी का कार्य क्या होता है, बता सकते हैं कोई हमको, तो आरबीसी ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। और इसका फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा रेड ब्लड सर्कुलेशन। अच्छा, डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है, तो ये आपका रोग और संक्रमण से आपको बचाता है, उससे रक्षा करता है। इसके अलावा आपका प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाता है। इसके अलावा एंटीबॉडी बनाने में सहायक होता है आपका
WBC, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। तो देखिए अगर मैदान की बात किया जाए तो लगभग जो है कि आपका 43% पर मैदान है ना, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए पठार कितने प्रतिशत पर है, तो पठार जो है ये आपका 27.7% पर पठार है। अगर वही क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए पर्वत कितने प्रतिशत पर है, तो पर्वत जो है लगभग आपका 10.7% पर पर्वत है। अगर वही पहाड़ी की बात किया जाए कि बताइए पहाड़ी कितने प्रतिशत पर है, तो 18.6% पर आपका पहाड़ी है। यानी कि पर्वत और पहाड़ मिला के देखा जाए तो लगभग 30% भाग पर है, ठीक है। और पठारी क्षेत्र 27.7, जो बचा मैदानी क्षेत्र लगभग 43%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा, केशिका क्रिया का कारण क्या है। तो देखिए केशिका क्रिया का कारण क्या होता है, पृष्ठ तनाव, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन है कि संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है, यानी कि यूएसए के संविधान से क्या लिया गया है, बता सकते हैं आप सभी। क्या मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है, तो बिल्कुल कह सकते हैं भैया जी, मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से ही लिया गया है। क्या न्याय की समीक्षा लिया गया है, क्या बता सकते हैं कोई हमको, न्याय की समीक्षा। उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि। तो देखिए ये सभी विधि है, यानी कि ऑप्शन ए बी सी, ये तीनों जो है कि ये आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्याय की समीक्षा, मौलिक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, ठीक है। अगला है कि नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन है। तो देखिए नाभिकीय रिएक्टर में जो इस्तेमाल किया जाता है वो आपका कौन सा होता है, यूरेनियम। ध्यान रखिएगा आप सभी, किसका उपयोग करते हैं जी, यूरेनियम का उपयोग करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बात समझे आप सभी। और यूरेनियम कौन सा, 235 का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। देखिए कर्क रेखा की बात किया जाए तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पर गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उसके बाद यहाँ पर त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। तो उड़ीसा से होकर गुजरती है क्या, नहीं। तो ऑप्शन में ए ही राइट आंसर होगा। उड़ीसा आपका यहाँ पे है, ध्यान रखिएगा। और ये झारखंड के बीच से होकर बाहर चली जाती है। गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, उड़ीसा से नहीं। बिहार, उत्तर प्रदेश, इधर फिर कह सकते पंजाब, हरियाणा, आपका दिल्ली हो गया, या कह सकते हिमाचल प्रदेश हो गया, इनमें से किसी भी राज्यों से नहीं गुजरती। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपसे, क्वेश्चन नंबर 9 है कि वर्णधानता वाला व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। तो देखिए जिस भी व्यक्ति को वर्णधानता हो जाता है ना, वो रंग का पहचान नहीं कर पाता है, डिफरेंट नहीं कर पाता है रंग में, ठीक है। जैसे लाल रंग होता है ना, उसे हरा दिखाई देगा। मान लीजिए अब कोई रेलवे में जॉब कर रहा है, ठीक है, और ड्राइवर है, अगर सिग्नल उसको लाल मिला हुआ है तो वो सोचेगा अरे हरा दिख रहा है, ठीक है, पता चलेगा ट्रेन में दौड़ा दिया। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा, ठीक है, हरा दिखाई देने लगता है। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी समिति है, इसीलिए पुलिस लाइन हो गया या ड्राइवर वाला क्षेत्र में हो गया, रेलवे वाला क्षेत्र में वर्णधानता चेक किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी समिति है। देखिए यहाँ पर अस्थायी समिति की बात किया गया है, तो प्रांकलन समिति, लोकलेखा समिति और नियम समिति, ये सभी अस्थायी समिति है, ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है, सभी अस्थायी समिति है। अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त में ग्लूकोज की अधिकतर मात्रा कौन पहुंचाता है। तो यहाँ पर ग्लूकोज की बात किया गया, ध्यान रखिएगा, मानव रक्त में ग्लूकोज की अधिकतर मात्रा जो पहुंचाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, प्लाज्मा। ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है, तो ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी। तो देखिए गांधी जी से संबंधित प्रश्न है, बता सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ये कब किया था, 23 नवंबर 1919 को किया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, कब, 23 नवंबर 1919 को। महात्मा गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह आपको पता है, महात्मा गांधी जी का अहमदाबाद मिल मजदूर पता है आप सभी को, महात्मा गांधी जी का खेड़ा आंदोलन पता है आप सभी को, महात्मा गांधी जी का असहयोग आंदोलन पता है, महात्मा गांधी जी पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है 24 में, पता है आप सभी को। 1930 में क्या करता है, नमक सत्याग्रह। 1930 में ही आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू होता है। 1931 में ही आप सभी को पता है गांधी इरविन जी के बीच समझौता होता है। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और 1948 में देश आज़ादी के बाद भारत से
चले जाते हैं, कह सकते हैं इस दुनिया से अलविदा हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है गुणसूत्र में होते हैं। तो देखिए गुणसूत्र में क्या होते हैं, डीएनए और प्रोटीन होता है, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर सॉरी लिपिड नहीं प्रोटीन होगा, सी वाला करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर अगर गुणसूत्र की बात किया जाए तो आपको पता होना चाहिए गुणसूत्र की संख्या कितना है, 46 है, यानी कहे तो कितना जोड़ा, 23 जोड़ा। अगर जोड़ा में पूछा जाए तो आंसर कर लीजिएगा 23 जोड़ा होगा, ठीक है। देखिए एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो लड़का पैदा होता है ना, किस किस क्रोमोसोम से पैदा होगा, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर लड़का तभी पैदा होगा जब शुक्राणु आपका, ध्यान रखिएगा आप सभी, जब शुक्राणु आपका क्या हो, वाई हो और अंडाणु एक्स हो, ठीक है। अगर शुक्राणु वाई हो अंडाणु एक्स हो तब जाके लड़का पैदा होता है। अगर वही लड़की की बात किया जाए तो अगर आपका शुक्राणु एक्स और एक्स रहे, यानी कि शुक्राणु एक्स और अंडाणु भी एक्स रहे, तब जाके लड़की पैदा होता है। देखिए पुरुष में वाई और एक्स शुक्राणु होता है, जबकि महिलाओं में सिर्फ एक्स होता है, ध्यान रखिएगा। अगला है प्रांकलन समिति के सदस्य होते हैं। देखिए प्रांकलन समिति के सदस्य की बात किया जाए तो लोकसभा सदस्य में से ही चुने जाते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। जो प्रांकलन समिति के सदस्य होते हैं ये लोकसभा सदस्य में से ही चुने जाते हैं, यानी कि बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के आयु का आकलन किससे किया जाता है। चलिए क्वेश्चन 15 का राइट आंसर कीजिएगा। तो क्या कार्बन डेटिंग विधि होगा, क्या नहीं होगा, ये यूरेनियम लिख दिया है, ये आपका रेडियो धार्मिक डेटिंग विधि होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है। या कह सकते कि रेडियो मैट्रिक विधि भी हो सकता है, तो इसको ध्यान दे दीजिएगा आप सभी एक बार। अगला है दक्कन पास किसके बीच स्थित है। तो देखिए अगर दक्कन पास की बात किया जाए तो ये आपका दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के मध्य में है, यानी कि ऑप्शन में सी। अगला क्वेश्चन है कि लोकलेखा समिति के सदस्य होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा संसद के दोनों सदनों से ही चुने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, यानी कि संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा राज्यसभा से ही चुने जाते हैं। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सबसे अधिक जो प्रकाश प्रभावशाली होता है वो आपका लाल होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, जबकि इसका विक्षेपण कम होता है। जबकि आपका जो ब्लू रंग होता है ना उसका विक्षेपण अधिक होता है पर तरंगदैर्घ्य उसका कम होता है। इसलिए लाल रंग का प्रयोग हम सिर्फ खतरा में करते हैं क्योंकि तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है तो दूर से भी दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। तो देखिए यहाँ पर आपका पाक जल संधि हो जाएगा, सी। देखिए ग्रेट चैनल ये आपका ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया के सुमेत्रा को अलग करती है, जबकि 8 डिग्री चैनल ये आपका भारत के लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करती है, जबकि आपका 10 डिग्री चैनल जो है ये आपका अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करती है। अगला है कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होता। देखिए एक कोशिका है, कोशिका में आपका केंद्रक होता है, इसी में आपका राइबोसोम पाया जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। कोशिका द्रव होता है, इसी में आप सभी को माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो इसमें प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो पाता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुख्य कार्य होता है राइबोसोम का प्रोटीन का संश्लेषण करना, ठीक है। अगला है कि टीकाकरण रोगों की रोकथाम में मदद करता है, क्योंकि जो टीकाकरण हम सभी करवाते हैं इससे रोकथाम होता है, क्योंकि ये क्या करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, शरीर में प्रतिरक्षा शक्ति पैदा कर देता है, इसीलिए टीका लगवाया जाता है। जैसे रेबीज का टीका होता है या पोलियो का टीका होता है, जैसे कोविड-19 का टीका लगाए होंगे, तो ये क्या करता है, शरीर में प्रतिरोधक शक्ति पैदा करता है और जो बाहर से आने वाला जो भी संक्रमण होगा उससे लड़ता है। जर्मनी में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है। तो देखिए जर्मनी में कौन सी मुद्रा प्रयोग करते हैं, यूरो मुद्रा प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। अभी वर्तमान समय में यूरो, जितने भी यूरोप देश हैं करीब करीब यूरो मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। आपसे एक चीज बताइएगा, जर्मनी की बात यहाँ पर आया है तो आपको पता होगा हिटलर के बारे में, पता है जी ये सत्ता में कब आया था, पता है आप सभी को। 1933 में ये सत्ता में आता है। कब, 1933 में आता है, बात समझे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है कि निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्था जो है ये कौन सा एक लक्षण समान है। तो देखिए ये सभी आपका संवैधानिक संस्थाएं हैं जिसका उल्लेख अनुच्छेद में है, ठीक है। भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है।
तो देखिए भारत और चीन के बीच में आपका मैक-मोहन रेखा है, ध्यान रखिएगा आप सभी। निर्धारण कब हुआ था? 1914 में हुआ था। कहाँ? शिमला में किया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। शिमला समझौता में ही इसका निर्धारण हुआ था। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। इस रेखा को चीन नहीं मानता है। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है, याद रखिएगा आप सभी। डुरैंड रेखा ये अफगानिस्तान और आपका पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? देखिए निर्वाचन आयोग का चेयरमैन होता है आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त, यानी कि ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? देखिए सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार है, राजनीतिक पुनर्निरीक्षण करना है, न्यायिक पुनर्निरीक्षण करना है, कानूनी पुनर्निरीक्षण करना है, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। डी राइट आंसर होगा। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका का कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया की बात यहाँ पर किया गया है, जिसे पावर हाउस कहा जाता है कोशिका का। तो कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? तो याद रखिएगा भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा, याद रखिएगा आप सभी। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं और एटीपी के रूप में ये ऊर्जा संग्रहित करके रखता है, ये चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पहला आपका एशिया हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। दूसरा आपको बताना है, तो भैया दूसरा अफ्रीका हो जाएगा, जिसे काला महाद्वीप कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। काला महाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका को, तो अफ्रीका इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? देखिए अगर पृथ्वी का ग्लोब बनाइएगा तो यही आपका भूमध्य रेखा है, जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ आपका क्या है? ये आपका भारत है, ठीक है। तो भारत जो है ये आपका भूमध्य रेखा के उत्तर में है। तो सबसे नजदीक आपको बताना है कि भूमध्य रेखा का कौन हो सकता है। तो देखिए सबसे नजदीक यहाँ पर आपका इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। यहाँ सबसे नजदीक है इंदिरा पॉइंट। कहाँ है? अरब सागर में है क्या? नहीं, बंगाल की खाड़ी में है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये इंदिरा पॉइंट जो है ये सबसे आपका कह सकते हैं कि दक्षिण में है और भूमध्य रेखा के निकट है। इंदिरा कोल तो आपका कहाँ है? लद्दाख में है। अगला है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि ये, तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड की बात किया जाए तो ये आपका प्रदूषक है, क्यों? क्योंकि ये हीमोग्लोबिन से संयोग करती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्या करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से संयोग करती है। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये किससे निकलता है पता है? गाड़ी का जो धुआं सब होता है ना, काफी ज्यादा खतरनाक माना जाता है इसको। किस पेशवा को पेशवा के इतिहास में नाना साहेब की तरह जाना जाता है? तो ये देखिए आपका बालाजी बाजीराव को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारण वाली मैक-मोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई रेखा है? तो अभी आपको बताए थे कि ये अरुणाचल प्रदेश में है, बताए थे ना, बिल्कुल। कब समझौता हुआ था? 1914 में, शिमला में। अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। देखिए पादप कोशिका जो होता है ये आपका चौकोर होता है, ठीक है। तो जो बाहरी आवरण होता है और एक होता है इसका अंदर आवरण, जिसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है, ठीक है। और एक बाहरी आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। तो अंदर वाला आवरण जो होता है ये झिल्ली और बाहर वाला जो होता है कोशिका भित्ति होता है। जबकि जंतु कोशिका की बात किया जाए तो इसमें सिर्फ कोशिका झिल्ली ही होता है, पादप में कोशिका भित्ति होता है, जबकि जंतु में कोशिका झिल्ली होता है, इसमें भित्ति नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि आप गोलकुंडा का किला देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको जाना होगा? तो सबसे पहले ये पता चाहिए गोलकुंडा का किला है कहाँ पे? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा आप सभी। आंध्र प्रदेश जाइएगा तभी देख पाइएगा आप सभी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी। क्वेश्चन है कि मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक है। तो प्रमुख वायु प्रदूषक क्या है? CO और SO2 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगला है कि मांग अनुदान कब बन जाती है? तो देखिए मांग अनुदान तभी बनेगा जब मांग स्वीकार हो जाने के बाद, ध्यान रखिएगा। मांग अनुदान तभी होगा जब मांग स्वीकार हो जाए, उसके बाद ही। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए थे? तो देखिए 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री देने वाला एक ही दल था, वो था आपका भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे आप सभी? तो ये भारतीय जनता पार्टी हो जाएगा। 1996 से लेकर 98 के बीच में 2 प्रमुख प्रधानमंत्री, एक अटल बिहारी वाजपेयी और एक आपका HD देवगौड़ा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी
कि कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, ध्यान रखिएगा, महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? तो इसे हमसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे अंतःप्रद्रवीय जालिका कहा जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ये आपका दो प्रकार का होता है कोशिका में, ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है। एक आपका चिकनी, एक आपका खुरदरी होता है, और खुरदरी पर ही राइबोसोम होता है। तो ये आपका महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है, यही है अंतःप्रद्रवीय जालिका। अगला है कि निम्न में से वायुमंडल प्रदूषक नहीं है। तो देखिए, वायुमंडल प्रदूषण CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, याद रखिएगा, कई बार आपको बताए हैं। जबकि हाइड्रोकार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सभी है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, याद रखिएगा आप सभी। जैसे कह सकते हैं, अगर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता भी है ना, तो पेड़ क्या करता है, इसको अपने पास अवशोषित कर लेता है और उसके बाद फिर ये ऑक्सीजन बनाता है, ध्यान रखिएगा पेड़। अगला है, न्यायपालिका को संविधान का रक्षक कौन बनाता है? तो इसका राइट आंसर होगा न्यायिक समीक्षा ही न्यायपालिका को संविधान का रक्षक बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में भारी मात्रा, ध्यान रखिएगा, मात्रा में आसवन जल, ध्यान रखिएगा, आसवन जल डालने से लाल रक्त कोशिकाएं क्या होगा? तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? सूजती और फूट जाती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर मानव शरीर में भारी मात्रा में, ध्यान रखिएगा, आसवन जल अगर डाला जाए तो लाल रक्त कणिकाएं सूजती है और फूट जाती है। अगला है कि टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? तो इससे हम सभी ध्रुवीय जलवायु के नाम से भी जानते हैं। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है कितने वर्ष में? तो देखिए, आपको क्या ही बार बताएं आप सभी को कि राज्यसभा को कभी भंग नहीं कर सकते हैं। राज्यसभा एक उच्च सदन होता है और हर एक 2 वर्ष में इसका 1/3 सदस्य जो होता है वो सेवानिवृत्त होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए, आधुनिक युग का मीरा किसे कहा जाता है, बता सकते हैं आप सभी? आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो देखिए, हिंदी दिवस हम सभी मनाते हैं किस तिथि को? 14 सितंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था, ध्यान रखिएगा, पंत को, सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। बजट को किस सूची में रखा गया है? तो देखिए, बजट को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, इस बात पर गौर कीजिएगा आप सभी, ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। देखिए, आप सभी को पता है कि सूची कितना है? सूची 3 है। एक आपका संघ सूची होता है जिसपे केंद्र सरकार कानून बनाता है, एक आपका राज्य सूची होता है जिसपे राज्य सरकार बनाता है, एक आपका समवर्ती सूची होता है जिसपे केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाता है, ध्यान रखिएगा। देखिए, संघ सूची में रक्षा, विदेशी मामला, रेलवे, बैंकिंग, परमाणु ऊर्जा, संचार, ये सभी संघ सूची का विषय है। वही राज्य सूची की बात किया जाए तो जैसे पुलिस हो गया, स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय शासन, सार्वजनिक व्यवस्था, सिंचाई, ये सभी राज्य सूची का विषय है। वहीं पर अगर बात की जाए शिक्षा हो गया, विवाह तलाक हो गया, वन हो गया, आपराधिक कानून हो गया या श्रम कानून हो गया, ये सभी आपका समवर्ती सूची का विषय है, ध्यान रखिएगा। अगला है, प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 में कहां संपन्न हुआ था? नागपुर में हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है? तो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को दिया गया है, ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? तो देखिए, दीर्घ स्वर इसमें कौन सा है? ये तो हर स्वर है। दीर्घ स्वर आपका ये है क्या? नहीं होगा। दीर्घ स्वर आपका बड़ा वाला होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। आ हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ी ऊ हो गया, ये सभी दीर्घ स्वर है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? तो ध्वनि का लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, आसान है। पवन शब्द में कौन सी संधि है? तो देखिए, संधि एक चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी, जैसे कल बताए थे, आप सभी को बताए थे ना कि जैसे एक मात्रा रहे, 2 मात्रा रहे, तो क्या क्या बताए थे, बताइएगा आप सभी। तो वृद्धि संधि, यन संधि बताए थे ना, बिल्कुल, गुण संधि। तो देखिए, जब भी अगर 3 अक्षर वाला शब्द आए, पवन हो गया या कह सकते हैं कि राम हो गया,
काम हो गया या श्याम हो गया, ये सभी जितना भी अगर आपको देखने के लिए मिले 3 अक्षर वाला, ठीक है, तो वहां पर आपका अयादी संधि होता है, याद रखिएगा आप सभी। देखिए एक चीज दिमाग में याद रखिएगा आप सभी, जब भी आपको 3 वर्ण वाला देखने के लिए मिले, ठीक है, जब भी आपको 3 अक्षर वाला देखने के लिए मिले, वो आपका अयादी संधि का उदाहरण होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। जिस भी शब्द में अगर 3 अक्षर देखने के लिए मिले, अयादी संधि टिक करके निकल जाना है, आंसर सही हो जाएगा आपका। नाभिक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नाभिक का होता है नौ धन इक होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। अगला है प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो देखिए प्रति क्या है, उपसर्ग है ना, उपसर्ग किस में लगता है, अब यही भाव समास में लगता है। पथ भ्रष्ट में कौन सा समास हो जाएगा, तो देखिए पथ भ्रष्ट का समास विग्रह कीजिए। पथ से भ्रष्ट जिसे भटका हुआ कहा जाता है, तो पथ से भ्रष्ट से क्या है, कारक विभक्ति है, ध्यान रखिएगा, तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास होगा इसमें। चले अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन में 57 है कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्याभिचारी चोर। देखिए तीनों अलग है, कभी अलग है, व्याभिचारी अलग है और चोर अलग है। तो चोर का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा, जो चोरी करता है। कभी आप सबको पता है जो कविता लिखता हो, और उसके बाद व्यभिचारी का अर्थ क्या होता है, वो व्यक्ति जो भोग विलास करता हो, जो स्त्री के पीछे लगा रहता हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है सुब्रन, ध्यान रखिएगा आप सभी। सुब्रन का अर्थ होता है सोना, ठीक है, या सुंदर चीज कह सकते हैं। तो शब्द एक ही है पर सभी के लिए ये अलग अलग अर्थों में है, ध्यान रखिएगा। तो जब भी एक ही शब्द हो और उसका अलग अलग अर्थ निकले, वहां श्लेष अलंकार होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। जैसे कह सकते हैं कि सुब्रन जो है ना, सुब्रन कवि के लिए क्या हो सकता है, एक शब्द हो सकता है। तो कवि अपने काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है, शब्द को ढूंढ रहा है। वहीं पर व्यभिचारी की अगर बात किया जाए तो ये अपना भोग विलास को पूरा करने के लिए एक सुंदर स्त्री को ढूंढ रहा है। वहीं चोर की बात किया जाए तो अपना संपत्ति बढ़ाने के लिए सोना को ढूंढ रहा है। तो तीनों के लिए ये स्वर्ण क्या है, अलग अलग अर्थ में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कुंद इंदु समदे उमा रमन करुणा अयन, इस पंक्ति में अलंकार। तो देखिए इसमें उपमा अलंकार है, बोलिए कैसे। तो आपको बताए थे कि जहां पर सा हो गया, समान शब्द हो गया, सम हो गया, ये सभी देखने के लिए मिले तो वह आपका उपमा अलंकार का उदाहरण होता है। यहाँ देखिए सम देखने के लिए मिल रहा है आप सभी को, बिल्कुल उपमा अलंकार का उदाहरण है। अगला है कि जिस छंद के पहले और तीसरे चरण 13-13 और दूसरा और आपका चौथा चरण 11-11 मात्रा हो, वो कौन सा छंद कहलाता है। तो आपको बताया ना, कितना बार बता चुके हैं इस क्वेश्चन के बारे में। इसे दोहा कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी, क्या कहते हैं, दोहा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। अगर दोहा छंद और रोला छंद को अगर क्रम से मिला देंगे तो ये आपका कुंडलिया छंद बनता है, ध्यान रखिएगा, कुंडलिया बनता है। बात समझे। तो चलिए आज कितना ही, आज की सेशन में कुल 60 प्रश्न कंप्लीट करवाएं। आज का सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। जाते जाते सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।